पता नहीं क्या हो गया। मैं स्क्रीन पे जॉइन कर देती हूँ। शेयर मत करो, बस फ़ोन चला दो। चलो अनम्यूट है ना आपका? अनम्यूट नहीं है ना, थोड़ी देर में। तो हमें उसे डिग्री और डिग्री पास करने के तरीके से उसे नहीं समझना चाहिए। जैसे इंडिया से आपको पता है कि वो ट्वेल्थ क्लास भी नहीं पास कर पाए तो उन्हें नौकरियों की अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं हो सकती। इस तरह से हमें फॉर्मल ढंग से अगर कोई एक्सेप्शनली वेल किसी सब्जेक्ट में है तो उसे प्रमोट करना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति में अब इस तरह के कुछ प्रावधान आएंगे। पहले तो यही सिस्टम था कि आपने सब कुछ किया और एक सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको आपकी डिग्री इनकम्प्लीट रहती थी। इस सिस्टम से उन्होंने भी स्ट्रगल किया और बाद में उन्हें ऑनरेडी डिग्री लंदन में दी गई और वहां पे जाके उनके काम का रिकॉग्निशन हुआ। तो हमें सबको मिलकर इस तरह के प्रयास करने चाहिए जिससे भारतीय गणित, भारतीय गणितज्ञ और भारतीय विज्ञान या भारतीय जो भी ज्ञान परंपरा है उसका हम पूरा मान सम्मान करें और उसे सही से परखें और उसे सही से सराहें। यही मुझे कहना है। धन्यवाद। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए Voice is not coming. सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। अथवा गणित सीख सभी महानुभावों को सीखने के लिए शुभकामनाएं। गणित और गणित सीखने की प्रक्रिया को बेहतर व स्पष्ट ढंग से समझने के लिए कुछ गणित और गणित सीखने की प्रक्रिया को बेहतर व स्पष्ट ढंग से समझने के लिए कुछ तथ्यों व दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है। मानव व्यवहार व जीवन में सर्वाधिक वस्तुओं में बुद्धि सर्वोपरि है, क्योंकि बुद्धि से ही मनुष्य में विवेक, निर्णय, तर्क वितर्क और व्यवहारिक समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है और बुद्धि को विकसित व प्रस्फुटित करने का प्रमुख साधन गणित है। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति में गणित की दक्षताएं और कौशलों का विकास होना परम आवश्यक है। परंतु एक मिथक है कि गणित एक कठिन और नीरस विषय है। गणित सीखने के लक्ष्य को दूर रखने का प्रयास करता है। यही मिथक है जो गणित सीखने के लक्ष्य से हमें दूर रखता है। गणित एक कठिन विषय है कि वास्तविकता की परख करने के लिए वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। इनमें से एक वर्तमान शोध है जो नवंबर 2019 में
अंतरराष्ट्रीय जर्नल साइंस ऑफ लर्निंग में प्रकाशित हुआ है। यह शोध यूएसए के पिट्सबर्ग नगर में स्थित कार्नेगी मेलान विश्वविद्यालय में लगभग 1 वर्ष पूर्व किया गया था। इसमें सैकड़ों महिला पुरुषों के मस्तिष्क के फंक्शनल एमआरआई किए गए और गणित में उनकी अभिरुचि का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी व्यक्ति में गणित सीखने के लिए कोई विशिष्ट जीन्स नहीं पाए जाते। गणित सीखने की प्रक्रिया जेंडर पर भी निर्भर नहीं करती। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में गणित सीखने की समान क्षमता पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति गणित सीख सकता है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मेरठ की रहने वाली सुश्री ईरा सिंघल जी का एनडीटीवी के पत्रकार श्री रवीश जी को दिया गया साक्षात्कार भी उल्लेखनीय है। ईरा सिंघल जी फिजिकल चैलेंज्ड वुमेन है और उनके स्पाइन में स्कोलिसिस का डिसऑर्डर है, जिसमें स्पाइन में एस या सी आकार का कर्व आ जाता है और फिजिकली ग्रोथ बाधित हो जाती है। इन्हीं ईरा सिंघल जी ने भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित समझी जाने वाली यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था वर्ष 2014 में। एनडीटीवी के पत्रकार श्री रवीश जी को 2019 में पत्रकारिता के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो जब रवीश जी ने प्राइम टाइम शो पर 2015 जुलाई में सुश्री ईरा सिंघल जी का साक्षात्कार किया और उनसे गणित के बारे में पूछा तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक, गणित का सीखना शिक्षक पर निर्भर करता है। अब शिक्षक तो सभी अच्छे होते हैं, अर्थात गणित का सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि इस विषय को सीखने की विधि या तरीका क्या है। दूसरी बात ये बताई, गणित कठिन विषय नहीं है। यह कठिन लगने का मुख्य कारण यह है कि हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि गणित कठिन विषय है। गणित को सरल बनाने की विधि भारतीय दर्शन व अध्यात्म में निहित है। अमूर्त अंकों, संख्याओं एवं संकल्पनाओं को प्रत्यक्षीकरण और जीवन से संबंध किए बिना सीखने के कारण ही गणित कठिन एवं नीरस लगता है। संपूर्ण विश्व में अगर गणित को कहीं मूर्त व रसपूर्ण ढंग से सीखने की पद्धति है तो वह केवल भारतीय दर्शन, ज्ञान और अध्यात्म में विद्यमान है। इस बात को पाश्चात्य जगत एवं पाश्चात्य जगत के गणितज्ञ भी स्वीकारते हैं। इसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भारत के शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2018 को बीबीसी हिंदी सेवा के प्रसारण में स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से एक विशेष प्रस्तुति दी गई थी, जिसके सभी तथ्यों की पुष्टि ब्रिटेन के वर्तमान समय के महानतम गणितज्ञ मार्कस डिसोटे ने की है। इस प्रस्तुति में कहा गया है कि मानवता व गणित का विकास साथ साथ हुआ है। दोनों एक दूसरे से गुथे हैं। गणित के नियमों के आधार पर ही दुनिया का विज्ञान, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत आदि सभी संचालित होते हैं। आकार और अनुपात को समझे बिना किसी भी तरह की कोई रचना संभव नहीं है। और आगे जो बताया उस बात पर मैं आपका विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत ने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भारत ने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। यह बात क्यों कही गई? इसका मुख्य कारण यह था कि अंकों का प्रयोग तो पहले बेबीलोनिया, मिस्र, चीन आदि देशों में भी करते थे, लेकिन 1 से 9 तक के अंकों को सबसे आसान तरीके से लिखना और उसका प्रत्यक्षीकरण करना केवल भारत ने ही किया। और उसके साथ ही शून्य कुछ नहीं को शून्य के रूप में प्रदर्शित किया, परिभाषित किया। भारत में पहले विद्यमान था भारतीय ऐसे ही संस्कृति में, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और अंत में सब कुछ इसी में विलीन हो जाता है।
भारत में दार्शनिक प्रणाली विकसित की गई। 7वीं शताब्दी में भारत के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी ने शून्य के प्रगुणों के बारे में बताया। एक में शून्य जोड़ने पर एक होगा, एक से शून्य घटाने पर एक होगा, एक में शून्य से गुणा करने पर शून्य होगा, परंतु शून्य से भाग देने पर क्या होगा, इसके बारे में ब्रह्मगुप्त जी ने नहीं बताया। 12वीं शताब्दी में भारत के ही गणितज्ञ भास्करिया जी ने बताया कि एक को शून्य से भाग देने पर अनंत होगा। अनंत ईश्वर का रूप है। भारत दुनिया का पहला देश था जिसके दार्शनिकों ने इस बात को समझा कि अंक सिर्फ गिनने या जोड़ने घटाने के लिए नहीं है, बल्कि वे अदृश्य व अमूर्त इकाइयां हैं जो मानवीय कल्पना की गुलाम नहीं है। वे स्वतंत्र हैं, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यही कारण है कि भारत ने दुनिया को नेगेटिव नंबर्स का आइडिया सबसे पहले दिया, जो यूरोप से बहुत आगे थे। भारत के गणितज्ञों ने प्रभात जी, हेलो प्रभात जी, आप थोड़ा इसे थोड़ा आराम से समझाइए। जल्दी में आवाज जो है 2 बार आ रही है, डबल कनेक्ट। थोड़ा आराम से करके आप इसे थोड़ा समझाइए, ठीक है सर? साफ आ रही है। चलो सर करिए। भारत दुनिया का पहला देश था। यह फंक्शन से पता चलता है यह अनुपात 1/400 होता है। इस बात को भारत के गणितज्ञों ने बताया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। 15वीं शताब्दी के माधव ने कट रहे हैं लोग। सेटअप करो ना, बोलो, इसको फिनिश करो तो खत्म मर्ज करो। ओके आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओके मैम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रश्मि यादव जी को इनवाइट करती हूँ कि वो रामानुजन की जी के बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन। तो श्रीनिवास रामानुजन जी, जिनका आज जन्मदिन है। गणित एक ऐसा विषय है जो किसी के लिए बहुत कठिन या समझ से परे होता है, परंतु किसी के लिए यह खेल ही होता है। इसलिए किसी का यह इंटरेस्टिंग विषय है और किसी का नहीं। हम बात कर रहे हैं गणित के क्षेत्र में भारत का परचम लहराने वाले श्रीनिवास रामानुजन की, जिनका आज जन्मदिन है। के लिए बहुत कठिन होता है या समझ से परे होता है, लेकिन किसी के लिए खेल होता है। रामानुजन भी उनमें से ही एक थे जिनके लिए गणित बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और जिन्होंने बहुत कम उम्र में इसको सीख लिया था। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। उनका नाम हर कोई सम्मान से लेता है, चाहे वे गणित को पसंद करता है या नहीं। रामानुजन को द मैन हु नो इन्फिनिटी भी कहा जाता है। इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक क्लर्क थे और उनकी माता को मंदिर में गाना गाती थी। रामानुजन एक जिद्दी परंतु भावुक बच्चे थे। बचपन में जब उन्हें मनचाहा खाना नहीं मिलता था तो जमीन पर लेट जाया करते थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे परंतु गंभीरता से हर बात को लिया करते थे। उनके प्रश्न बहुत भिन्न हुआ करते थे, जैसे कि दुनिया का पहला आदमी कौन था, यहाँ से बादल कितनी दूर है। राम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, प्लीज अपनी स्क्रीन को कट कर दीजिए। जो भी स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं बंद कीजिए अपनी स्क्रीन को। मेरा राकेश दीप जी से अनुरोध है कि बंद करें। स्क्रीन बंद कर। मेरी स्क्रीन को करो, पिन कर दो, पिन कर दो।
आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? CCS वैदिक वाली यूनिवर्सिटी का जो लिंक है उसको आप नहीं दिखाई दे रही है। पहले दिखाई दे रही थी, अभी नहीं दिखाई दे रही मैम। अभी भी नहीं दिख रही है आपको? नो मैम, अभी भी नहीं दिखा पा रही। जो लोग स्क्रीन शेयर करते हैं नहीं दिख प्लीज रही। बीच में स्क्रीन शेयर नहीं करें। ये राकेश डाबी जी प्रेजेंटिंग, इन्हें बंद करिए अपनी स्क्रीन को प्लीज। राकेश डाबी जी अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करना बंद कीजिए। सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? कट कर दो इनको। हेलो, राकेश डाबी जी प्लीज अपनी स्क्रीन को शेयर करना बंद कीजिए। यस मैम। कभी कभी उन्हें टीचर्स की डांट भी पड़ जाती थी। रामानुजन के परिवार में पैसों की तंगी थी, इसलिए वो किराएदार रखते थे। जब रामानुजन 11 साल के थे तब 2 ब्राह्मण लड़के उनके घर में किराए पर रहने आए, जो पास की ही सरकारी कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन लोगों से रामानुजन ने बहुत ही कम रूम में गणित को सब कुछ सीख लिया था, क्योंकि उनकी बहुत दिलचस्पी थी उसमें, तो जल्दी सीख गए थे। और इसके बाद वो उन लड़कों से कहते थे कि कॉलेज की लाइब्रेरी से कुछ बुक ले आइए पढ़ने के लिए, तो वो उनसे पढ़ा करते थे। एक बार उन लड़कों ने रामानुजन को एक बुक लाके दी, ट्रिग्नोमेट्री की एडवांस, जो उन्होंने 13 साल की उम्र थी जब उनकी, और उन्होंने गणित में मास्टरी हासिल कर ली थी। क्यूबिक इक्वेशन, इनफाइनाइट सीरीज, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, इन सबको वो बहुत जल्दी सीख गए थे। रामानुजन अपनी बुद्धि की वजह से पूरे स्कूल में जाने जाते थे। कोई भी उन्हें अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन हर कोई उनकी बुद्धि और सवालों को सुनकर चकित रह जाता था, क्योंकि उनके सवाल ही ऐसे होते थे। उनके स्कूल में उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले, और रामानुजन को हाई स्कूल की परीक्षा करने के बाद सुब्रमंडम छात्रवृत्ति मिली, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। लेकिन उनका गणित में प्रेम इतना ज़्यादा था कि वो बाकी विषय को ध्यान ही नहीं देते थे, और इस वजह से वो परीक्षा में फेल हो गए। वे अंग्रेजी, हिस्ट्री, फिजिक्स आदि कक्षाओं के प्रश्नों क्लासेस में भी गणित को ही हल किया करते थे, और बस वो हर वक्त गणित की किताबों को ही पढ़ते रहते थे। गणित के अलावा उन्हें और कोई सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था, और जब वो एग्जाम में फेल हो गए तो जो उनकी स्कॉलरशिप थी वो खत्म हो गई। रामानुजन के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि स्कॉलरशिप बंद हो चुकी थी और एग्जाम में वो फेल हो चुके थे। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया फर्स्ट आर्ट डिग्री के लिए, जिसे कहते हैं FA डिग्री। जब वो क्लास में पढ़ रहे थे तो एक बार उनके टीचर ने उनकी कॉपी देखी, तो वो चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने गणित की कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे थे जिन्हें टीचर देखे भी चकित रह जाते थे। तो वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने लगे, क्योंकि रामानुजन के जो स्टेप्स हुआ करते थे वो बहुत शॉर्ट हुआ करते थे। और उन्हीं की इस प्रतिभा को देखकर रामानुजन को उनके सीनियर प्रोफेसर ने, जो गणित के जर्नल होते हैं उनके में जो प्रश्न आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कहा। और अगर रामानुजन किसी प्रश्न को हल नहीं कर पाते थे जर्नल के, तो वो अपने प्रोफेसर से पूछा करते थे, तो उनके प्रोफेसर भी उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते थे। वो इतने इंटेलिजेंट थे। कॉलेज में यही सिलसिला चलता रहा, और वो जानते थे सभी लोग कि रामानुजन गणित में बहुत जीनियस थे। वो पेपर को बहुत ही कम समय में कर दिया करते थे। लेकिन सिर्फ गणित से तो काम नहीं चलता, बाकी सब्जेक्ट में वो नहीं ध्यान देते थे, इसलिए वो फेल हो गए। तो यही सिलसिला आगे चलता रहा। उनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं थी, और रामानुजन फिर फेल हो गए। फिर उन्होंने अगले साल फिर से परीक्षा दी और वो फिर से फेल हो गए।
और सभी जानते थे कि वो गणित में कितने अच्छे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज इन सबके नियम होते हैं, कुछ भी नहीं कुछ कर सकता, इसलिए उन्हें कोई पास नहीं कर पाया। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को ट्यूशन देने की कोशिश की, लेकिन बुक्स के जो हल होते थे वो उन्हें समझ नहीं आते थे और इसलिए उनकी ट्यूशन भी ज़्यादा नहीं चले। जब वो 20 साल के थे तो उनके पास न तो कोई जॉब थी, न कोई डिग्री, और ना उन्हें लाइफ में क्या करना है इस बात का कोई पता। बस वो अपना ज़्यादातर टाइम मैथ्स को ही करने में बिताते थे। उनके पास कोई भी चला जाता, कोई भी आ जाता, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता था। वो बस अपनी इक्वेशंस, थ्योरम, इन सब में ही रहते थे। और इस सब के बाद उनके माता पिता जो थे, उनके सब्र का बांध भी धीरे धीरे टूटने लगा था। और एक दिन उनकी माँ ने उनसे कुछ ऐसा कहा करने के लिए जिसे एक साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट इंडियाना साइकोथेरेपी कहते हैं। इट मीन्स वो उनसे कुछ और नहीं, शादी करने के लिए कह रही थी। और उन्होंने 22 साल की उम्र में उनकी माँ ने शादी करा दी उनकी। शादी के बाद अब वो फ्री नहीं रह सकते थे पूरे दिन घर पे बैठ के, खर्चा हो जाता है तो कमाना पड़ता है, इसलिए वो नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने दोस्तों से मदद मांगी और जो भी अपने जान पहचान वालों से उनसे पूछा। उनके पास क्योंकि कोई डिग्री नहीं थी तो जॉब ऐसे नहीं मिलती है, बस उनके पास एक ही नोटबुक थी जिसमें बहुत सारी मैथ्स की प्रॉब्लम्स थी। उनके लिए सब चीज़ें बहुत आसान नहीं थी क्योंकि सबको पता उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए कोई उन्हें जॉब भी नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी थ्योरम्स, उनके मैथ्स प्रेम को, उनकी जो अंदर कैपेसिटी थी उसको समझते थे। और उनमें से एक थे रामचंद्र राव, जो उस टाइम इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेक्रेटरी थे। उन्होंने उन्हें कोई नौकरी नहीं दी, बल्कि जो उनका गणित प्रेम था उसी को आगे बढ़ाया और मैथ्स के जर्नल में लिखने के लिए कहा। इस काम के लिए वो उन्हें हर महीने 25 रुपए देते थे और रामानुजन ने यहीं से मैथ्स के जर्नल के लिए लिखना शुरू किया। और धीरे धीरे जब वो मैथ्स के जर्नल में लिखने लगे, छपने लगा, तो उन सबका ध्यान रामानुजन की ओर जाने लगा। और उसके बाद उन्होंने नौकरी की मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में, और उन्हें इस जॉब पे नारायण अय्यर ने रखा और इस जॉब के लिए उन्हें 30 रुपए मिलते थे। नारायण अय्यर उनके प्रति बहुत दयालु थे और जब वहाँ पे कोई काम नहीं होता था तो वो उन्हें गणित के प्रश्न हल करने की इजाज़त दे दिया करते थे। और फ्री टाइम में इस तरह रामानुजन अपने मैथ्स के जो काम था उसको आगे बढ़ाते रहे। और रामानुजन ने नारायण अय्यर के कहने पे हार्डी को अपनी थ्योरम के साथ एक पत्र भेजा और अपने पत्र में रामानुजन ने खुद का परिचय मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में एक मामूली सैलरी पे काम करने वाले क्लर्क के रूप में दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो बहुत गरीब थे और अपना काम पब्लिश भी नहीं कर सकते थे। इस पत्र में उन्होंने अपने साथ अपने लिखे 50 थ्योरम भी भेजे और जिसमें उन्होंने उस रिसर्च के बारे में भी बताया जो प्रोफेसर हार्डी ने दी थी। जब पहली बार हार्डी ने पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये कोई शरारत है, मजाक है, लेकिन हार्डी के पास ऐसे बहुत सारे लेटर आते रहते थे, लेकिन रामानुजन का लेटर एक ऐसा था जो वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए। रामानुजन को वो भूल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी थ्योरम्स कुछ ऐसी थी जो उन्होंने इससे पहले देखी भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था। और ये पत्र, उसके बारे में वो पूरे टाइम सोचते रहे और इसके बाद उन्होंने इसे अपने दोस्त लिटिल बिट को दिखाया और जब दोनों ने उस पत्र को पढ़ा तो वो दोनों ही रामानुजन की थ्योरम्स के बारे में सोचने बैठ गए। तब हार्डी को एहसास हुआ कि ये पत्र अब तक का सबसे अच्छा पत्र था जिसने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया। रामानुजन की थ्योरम्स ऐसी थी कि हार्डी की बोलती बंद हो गई। हार्डी के अनुसार अगर रामानुजन की थ्योरम कोई भी देख लेता तो वो देखकर ही कह सकता था कि रामानुजन मैथ्स के जीनियस थे। और बस हार्डी यही चाहते थे कि रामानुजन जल्दी से जल्दी लंदन आ जाएं, इसलिए उन्होंने लंदन में भारतीय ऑफिस को एक पत्र लिखा। लेकिन रामानुजन को भी उन्होंने एक लेटर दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे पता आपकी थ्योरम में काफ़ी दिलचस्पी है और मैं जल्द ही आपसे मिलना चाहता हूँ।
जब रामानुजन को हार्डी का साथ मिल गया, हार्डी का लेटर आ गया और सबको पता चल गया कि हार्डी उनके काम से इतना खुश है, तो मद्रास के चांसलर ने उनके नियम में थोड़े से बदलाव कर दिए और उन्हें एडमिशन दे दिया। लेकिन रामानुजन जो था, उन्होंने कैम्ब्रिज के आमंत्रण को मना कर दिया, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे और जो ब्राह्मण लोग होते हैं तब परंपरा थी कि वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे देश से, इसलिए उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। हार्डी इससे थोड़ा नाराज हो गए, लेकिन नाराजगी अलग बात थी, एक जीनियस को वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त से मदद मांगी जिनका नाम था E.H. नेविल, जो कि मद्रास में लेक्चर देने वाले थे। और हार्डी ने उन्हें एक काम दिया कि वो रामानुजन को किसी भी तरह इंग्लैंड आने के लिए मना लें। रामानुजन ने जब हार्डी के पत्र का जवाब दिया तो उसमें लिखा था, मुझे आप में एक ऐसा दोस्त मिला है जो मेरे काम को समझता है, क्योंकि हार्डी खुद भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के फेलो भी थे। हार्डी की वजह से ही रामानुजन को स्थायी रूप से नौकरी मिली थी और इसी की वजह से वो अपने परिवार को खर्चा चला पा रहे थे। रामानुजन जो थे मैथमेटिक्स के जीनियस ही नहीं थे, बल्कि वो भगवान में भी बहुत विश्वास रखते थे। और क्योंकि उनका जो बचपन था वो रोड में बीता था, वहाँ जो जगह मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। रामानुजन के साथ उनकी कुलदेवी का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि वो जो मैथमेटिक्स की थ्योरम होती थी उन सबका श्रेय भगवान को ही देते थे, खुद को क्रेडिट कभी नहीं देते थे। और पहले वो थ्योरम्स को लिख देते थे, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी इस बारे में वो कुछ नहीं लिखते थे। और जब उनसे कोई पूछता था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो उसका जो श्रेय था वो अपनी गुरु देवी नामागिरी देवी को देते थे, कहते थे कि ये उनकी कृपा से उन्हें प्राप्त हुए हैं। और गणित के साथ साथ उन्हें भगवान में बहुत आस्था थी। वे धर्म और अध्यात्म केवल विश्वास ही नहीं रखते थे, बल्कि उसे तार्किक रूप से भी प्रस्तुत करते थे। और वो कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। एक दिन रामानुजन ने नमक्कल मंदिर में कुछ ऐसा देखा कि जिसके बाद वो विदेश जाने के लिए तैयार हो गए। मार्च 1914 में रामानुजन हार्डी से मिलने के लिए इंग्लैंड गए। रामानुजन को कैम्ब्रिज में रहने के लिए जगह दी गई और उन्होंने हार्डी और लिटिलवुड के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामानुजन ने कहा वो दोनों उनके प्रति बहुत दयालु थे और मददगार थे। रामानुजन ने वहां जाकर विदेशी कपड़े पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि वही बात होती है, जैसा देश वैसा बेस। अब वो वहां धोती कुर्ता पहन के तो नहीं रह सकते थे, लेकिन वो चप्पल हिंदुस्तानी पहनते थे, क्योंकि रामानुजन कहते थे कि जूते उनके पैरों को काटते हैं। रामानुजन ने हार्डी और लिटिलवुड को पिछले कई सालों में लिखे गए अपने 3000 थ्योरम दिखाए और हार्डी ने कहा उनमें से 2/3 थ्योरम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जो किसी को भी चकित कर सकते थे। 2/3 का मतलब आप समझते ही हैं, 3000 का 2/3 कितना होगा, तो सोचो वो कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। और उसके बाद रामानुजन की थ्योरम देखने के बाद हार्डी और लिटिलवुड को लिखा कि इन्होंने इनके काम की बस थोड़ी सी झलक देखी है, ये तो पूरे समुद्र की तरह है जिसमें से बस उन्होंने एक लोटा पानी भरा होगा। हार्डी ने ये तो कह दिया कि उन्होंने रामानुजन के जैसा मैथमेटिशियन नहीं देखा और उन्हें यूलर और जैकबिज जैसे दिग्गजों से करी। हार्डी ने लिखा था कि रामानुजन मेरी खोज थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को बनाया अपनी मैथमेटिक्स जीनियस की वजह से, क्योंकि वो मैथ्स में इतने जीनियस थे कि कोई भी उनका फैन हो सकता था। और हार्डी रामानुजन के मैथमेटिकल वर्क को एडिट करते थे, खुद उसे पब्लिश होने भेजते थे। और 1914 में रामानुजन के काम को पब्लिश किया गया पहली बार। हार्डी ने भी उसे लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और उनकी फर्स्ट पेपर का टाइटल था मॉड्यूलर इक्वेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन टू पाई। इसके बाद रामानुजन कैम्ब्रिज में भी जाने लगे और वो वहाँ के जो बहुत इंटेलिजेंट मेंबर के रूप में फेमस हो गए। लंदन में रामानुजन को कई लोगों ने समझा और उनके काम को जाना। 1950 तक रामानुजन के 9 पेपर पब्लिश हो चुके थे और इंडियन स्टूडेंट उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे थे। और अब उनकी पहचान सिर्फ रामानुजन के रूप में ना होकर एक मैथमेटिक्स के जीनियस के रूप में होने लगी। सारी पहचान का
क्रेडिट हार्डी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने लंदन बुलाने के लिए उन्हें बहुत कोशिश की थी जब तक उन्होंने हाँ नहीं किया था। रामानुजन लंदन में कभी कभी घूमने भी जाया करते थे और उन्हें चार्ली आंट नामक शो बहुत पसंद था। इतना पसंद था कि वो उसे देखते देखते रो तक जाते थे। कैम्ब्रिज में रिसर्च स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री होना जरूरी है, हालांकि ये सब जगह जरूरी है, लेकिन रामानुजन की इंटेलिजेंसी को देख के कैम्ब्रिज ने उन्हें कुछ छूट दे दी थी और मद्रास अथॉरिटी ने भी उनकी स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया था। रामानुजन को स्कॉलर्स के रूप में कैम्ब्रिज से 60 पाउंड मिला करते थे और स्कॉलरशिप से 2.5, इसमें से वो 50 पाउंड अपने परिवार को दिया करते थे। तो अंग्रेज होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो अपने ब्राह्मण धर्म को बचाए रखना चाहते थे, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते थे। रामानुजन को वैसे भी साउथ इंडियन थे तो अपना इडली, डोसा, सांभर ये सब ज़्यादा पसंद था और बचपन से उन्हें अकेले रहना पसंद था, इसलिए वो अधिकतर समय अपने रूम में ही बिताया करते थे। इसके बाद बहुत दिन हो गए, अब रामानुजन को अपने घर की याद आने लगी थी। सबसे ज़्यादा उन्हें अपनी माँ और पत्नी की याद आती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिस कारण वो बहुत कमज़ोर हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाए तो घर जाएंगे। रामानुजन को अब इस रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बना दिया गया था, क्योंकि उनकी मैथ में इतने अचीवमेंट थे कि रॉयल सोसाइटी ने उन्हें ये फेलोशिप दे दी थी। जिस साल रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया था, 104 लोग नॉमिनेट किए गए थे और जिनमें से सिर्फ 15 लोगों को चुना गया था और उसमें से रामानुजन एक थे। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया तो रामानुजन घर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। और फिर हार्डी और डॉक्टर ने भी उन्हें यही सुझाव दिया कि वो इंडिया वापस लौट जाएं। 1917 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उन्हें FRS के लिए सम्मानित भी किया। अब रामानुजन इंग्लैंड से अपने घर के लिए निकल पड़े थे और वहाँ से मुंबई पर उनका भाई और मदर उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद वो वहाँ से मद्रास के लिए एक शिप में बैठे और मद्रास जाकर वो अपने परिवार से मिले। मद्रास में उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने का भी मौका मिला था, लेकिन उनकी स्वास्थ्य तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, इसलिए इस ऑफर को मना कर दिया था और वो कहते थे कि अब वो ज़्यादा नहीं 35 साल तक जी पाएंगे। उनकी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की थी, क्योंकि वो बहुत बीमार रहते थे। 26 अप्रैल 1920 की प्रातःकाल को वो अचेत हो गए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष की थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति था। रामानुजन की मौत का हार्डी को भी गहरा सदमा लगा था। रामानुजन की डेथ के साथ ही हमने एक बहुत महान गणितज्ञ को खो दिया था। थैंक यू सो मच। आपने मेरे साथ रामानुजन को सुना। इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका। जिस उपलक्ष्य में वेबिनार रखी थी आपने उसी पे सबसे ज्यादा चर्चा की। अब मैं प्रोफेसर शरद रस्तोगी जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, DU यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं उनसे चाहता हूं कि वे भी अपने विचार विमर्श करें। DU यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर। हेलो मोहित जी। जी सर। हेलो है, मुझे लगा कि अब लेट होगा तो मैं बाहर निकल आया था वॉकिंग के लिए। नहीं सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी आप भी अपनी बात रखें सर।
बीच में मतलब चेंज कर दिया था ताकि कोई ये ना लगे है। मुझे लग रहा है कि सर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्या? इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा डॉक्टर राकेश सर को आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे गुरु जी हैं, शिक्षा संस्था न्यास के संयोजक। मैं चाहता हूँ सर राकेश जी हमारा आगे का कार्यक्रम में मार्गदर्शन करें। सर हेलो, जी सर। आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर जी, मैं जो है बहुत सुबह है, अभी रास्ते में हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको राष्ट्रीय गणित दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। और आपने जो है राष्ट्रीय गणित दिवस पर रामानुजन जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। और आप स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप विद्यार्थियों ने मिलकर के ये किया है, तो वाकई में एक बहुत बड़ी पहल है। विद्यार्थियों ने पहली बार ऐसा लगा है कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगी, अच्छा रहेगा। तो बस मेरा यही कुछ संदेश यही रहेगा कि जिस प्रकार रामानुजन जो है 13 साल की उम्र में ही शोध शुरू कर दिया था, शोध आरंभ कर दिया था, तो हम लोग जो है इस प्रकार की मेंटेलिटी रखें। अब वो तो ये कहते हैं कि भाई 13 साल की उम्र में शोध कर दिया था और उन्हें इतने जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा उनका ज्ञान था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे, तो बाकी सब्जेक्ट में वो कुछ नहीं जानते थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट थे। तो क्या आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट में उनके जो आता नहीं था समझ में, ऐसा होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट वो पढ़ते ही नहीं थे। बाकी सब्जेक्ट इसलिए नहीं पढ़ते थे तो इनका इंटरेस्ट वहाँ पर था और वो जो है वो उसी में लगे रहते थे, दिन रात उसी में ही लगे रहते थे। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं जब उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो है जब वो सुबह उठते थे तो रात कोई ना कोई समस्या का हल जो है निकालते थे। ये उसी का कारण ये है कि उनके अंदर इतनी अवेयरनेस थी, इतनी जागरूकता थी। जैसे हम मान लीजिए उदाहरण की बाहर जाना है और आप जो है अलार्म लगा देते हो भी मुझे 4 बजे की बस पकड़नी है और आप सोचते हो कि मैं 3 बजे का अलार्म लगाऊं, तो आपके अंदर ये रहता है कि कभी ये 3 बजे का जो अलार्म लगाया है ये ना बजे तो मेरा क्या होगा, मैं शायद बस नहीं पकड़ पाऊंगा। तो आप क्या करते हो, रात को उठते हो, कई बार उठते हो और टाइम देखकर फिर सो जाते हो, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो 1 बजे, अभी 2 बजे हैं। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि भाई आपके अंदर अवेयरनेस इतनी आई, सुबह उठने के प्रति इतनी अवेयरनेस आई। यही जो है उनके अंदर था, यही जो है भावना रामानुजन के अंदर थी कि उन्होंने किसी भी समस्या का हल निकालना था, तो वो ये जो है अवेयर रहते थे, सचेत रहते थे। तो इसलिए रात को जब शाम हेलो जी सर बोलिए। तो अवेयर रहते सर बोलिए आप। जी अवेयर रहते थे और उस कारण से वो जो है ऐसा कर पाए। तो मेरा यही था कि आप जो स्टूडेंट्स हैं इन बातों से कुछ सीखें। आप अवेयर रहें। जी सर। हेलो जी सर। आप अवेयर रहें। सुनाई दे रहा है ना आपको? कुछ जी समस्या सर। तो नहीं है? नहीं सर बोलिए आप, सही आ रही है। हाँ, तो क्योंकि एक फोन आ रहा है दिल्ली से, क्योंकि अभी एक दिल्ली में शुरू होने वाला है प्रोग्राम। जी सर। दिल्ली प्रांत का जो है वो आरंभ होने वाला है, इसलिए जो है मैं खत्म करूंगा। तो शुभकामनाएं देते हुए, तो हमें इन बातों से सीखना चाहिए और इन बातों को हमें अवेयर होकर के अपने विद्यार्थियों को और अपनी जो है अवेयर होकर के काम करें और हम जो है फिर ज़्यादा सीख पाएंगे और सारे मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये हमें होशियार बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो सभी बातों का हमें आंसर उसी में मिल जाता है। ठीक है, तो सबको शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो है
आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतने कीमती समय में हमें समय दिया ड्राइव करते हुए। ठीक है, आपने धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन करा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आपका मार्गदर्शन हो गया, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ये सब ठीक है आप जी, के- ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं, चलिए हैं। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं, अभी जो हम जिनके लिए सुन रहे थे, शिक्षा सांस्कृतिक उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सह संयोजक थे राकेश भाटिया जी। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने ड्राइव करते हुए भी हमें अपना समय दिया। मैं अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर शरद यादव, शरद रस्तोगी, डी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी हमें सुन रहे हैं सर? शरद सर नहीं सुन रहे। हेलो। जी सर। हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। जी सर बोलिए सर। सबसे पहले मैं आप सभी को हेलो, सुन पा रहे हो? जी सर जी। बहुत बफरिंग करी है सर आपकी आवाज। जी सर जी, अच्छा बोलिए सर। हाँ मोहित जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वेबिनार कराने के लिए आपने बहुत समय दिया। और दूसरी बात, मैं एक्चुअली 6 बजे के बाद जब मुझे लगा कि शायद लेट होगा तो मैं वॉकिंग के लिए निकल आया था बाईपास। अच्छा। हाँ, तो हालांकि मैंने ये लेक्चर मैम का सारा सुना है, तो इसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी ने सुना है। लेकिन यही है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रामानुजन 12th में 2 बार फेल हो गए, लेकिन बाद में उस स्कूल को उसी के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल मैथमेटिक्स के ज्ञाता थे। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, हिंदी, इंग्लिश इतना नहीं जानते थे जितना मैथमेटिक्स जानते थे। देखा जाए तो उसका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। उस समय उन्हें बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। हालांकि अब तो हम बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, बहुत वो थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब सभी सब्जेक्ट जरूरी है। बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जीएच हार्डी के साथ उन्होंने काम किया। जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनका पेपर आने के बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री से सम्मानित किया। तो एक बैचलर की डिग्री पाने के लिए इतना कुछ खोना पड़ा उन्हें कि मतलब बहुत बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा। तो थोड़ा सा मतलब बहुत दुखद लगा इस तरीके से। और खासकर मैंने बिहार में देखा, प्रोफेसर आनंद थे, उनकी भी मृत्यु इसी तरीके से हुई, और से उन्हें ले जाया नहीं गया। तो थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिशियन है उनकी थोड़ी सी इस तरीके से फंडिंग वगैरह बहुत कम है। थोड़ा सा मतलब ये है, हम लोगों को इस फील्ड में मतलब बहुत कुछ करने के लिए रोकता है। तभी जो आने वाली जनरेशन है वो इस फील्ड में अपना कैरियर ना बना के केवल और केवल डिग्री तक ही, डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मैं, वहां देखता हूँ वहां एमएससी के बच्चे, बीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज बिल्कुल हेलो वाइब्रेट हो रही है, आवाज क्लियर नहीं हो रही। एक्चुअली मैं मोबाइल से ही कर पा रहा हूँ। हेलो, आवाज अभी आ रही है? ठीक सर, वाइब्रेशन कर रही है आपकी आवाज। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो एक थोड़ा 2 मिनट का समय सर हमें रुक कर दे दीजिए। हाँ, नहीं मैं रुका हुआ हूँ, एक्चुअली रेंज भी है, पर पता नहीं शायद वाइब्रेट कर रही है, तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कैसे आ रही है आवाज बताइए? सर, माइक का इशू है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, सर अभी भी
अच्छा, अब ये तो एक्चुअली नेटवर्क भी एयरटेल का नॉर्मल नेटवर्क है, कोई हाई फाई नहीं है, पता नहीं। सही आ रही है, आप बोलिए, अब सही आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो एमएससी लोग करते हैं, बीएससी करते हैं, इवन एमफिल भी। लोगों का टारगेट केवल डिग्री पाने तक ही सीमित है। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग, मतलब उन्हें लगता है कि इसे छोड़कर मतलब ये डिग्री भी हो जाए और कोई सरकारी नौकरी ही, मतलब एमएससी करने के बाद लोग सरकारी मतलब सी ग्रेड और बी ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। हालांकि वो प्राइवेट नौकरी 50,000 की ना करके वो एक पुलिस की नौकरी, एसआई की नौकरी करना प्रीफर कर रहे हैं। इसका रीजन यही है कि केवल एक सब्जेक्ट को कोर बना के वो सफल नहीं हो सकते, उन्हें लगता है। और हम लोग जो है, पिछले हमारे आदर्श होते हैं, जो पहली चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों से हम देखते हैं। रामानुजन है, आनंद है, और भी मैथमेटिशियन है, ना जाने कितने हैं बिहार में। मतलब प्रॉब्लम थोड़ी क्रिटिकल है, तो हर आदमी सफल होना चाहता है। तो इस सफलता की वजह से वो हर तरीके से समझौता करना, यहां तक कि वो चाहता है कि उसका बीए, एमए, बीएससी, एमएससी ऐसे ही हो जाए, ज्यादा मतलब उसे कसरत ना करनी पड़े, जो आज की हकीकत है। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि अगर आदमी आज के समय में, पहला सही था, अब 2020 में अगर कोई आदमी अपने हिंदी का मुझे नहीं पता, साइंस में अगर कोई खासकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है और उसके पास डिग्री नहीं है, तो वो अपना कैरियर बहुत आसानी से बना सकता है। बात सरकारी और प्राइवेट की नहीं है। अगर हम सरकारी प्राइवेट को छोड़ दें तो कैरियर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने किसी एक फील्ड, किसी कोर में भी आप एक्सपर्ट हो ना, मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा फील्ड है, आप नंबर थ्योरी के भी एक्सपर्ट हो, तो बहुत कुछ पा सकते हो। इस समय आपके पास केवल थोड़ी सी मतलब एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो अब वो वाली बात नहीं है कि आपको डिग्री से ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है इस समय, तो लोग इवन ऑनलाइन लोग कर भी रहे हैं तरीके से, बहुत सक्सेस लोग हुए हैं। खैर ठीक है मोहित जी। हेलो, वेबिनार ये तो सर सभी गवर्नमेंट का श्रेय है, इसमें शिक्षा समाज का है। मुझे लगता है हमारे अगले गेस्ट पीयूष तिवारी जी नहीं है शायद इसमें, प्रोफेसर पीयूष तिवारी जी। चलो अब कार्यक्रम का समापन सत्र में मैं मोहित जी से अनुरोध करती हूँ कि संगोष्ठी में अपने विचार रखें और धन्यवाद ज्ञापन करें। आप सभी सहभागियों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमारे द्वारा आप सभी का आभार और हमारे प्रेरणा स्रोत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गणित विभाग वैदिक मैथ कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शिवराज सिंह और मुख्य शिक्षक हमारे वैदिक गणित के अनिल कुमार जी और शिक्षा सांस्कृतिक उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव राकेश भाटिया जी और सभी सहभागियों का और अपनी वेदिका और वेबिनार में सभी सहभागियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने सभी मार्गदर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही सब के बाद इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सर से निवेदन है कि प्रेजेंटेशन फाइल ग्रुप में भेजने की कृपा करें। ओके सर।
अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर, समस्या है, कोई बोलना अंकों चाहता का है। वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर, अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका आगे की सफर, सभी गणित में था इन्फॉर्मेशन जिसका ग्रुप में शेयर कर दी जीवन, जाएगी। गणित ही फीडबैक था फॉर्म, जिसका PPT सब। जीवन, अगर आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पर गणित मैसेज में कर था सकते हैं। जिसका जीवन, गणित ही था जिसका जीवन, रामानुजन रामान